अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मौजूदा दौर में किले तो सिर्फ एक सैरगाह बन गए हैं, लेकिन तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो किले किसी भी हुकूमत की मजबूती की जमानत होते थे। ये किले इसलिए तामीर किए जाते थे कि अहम शहरों का दिफा किया जा सके। जो शहर जितना अहम होता उसका किला भी उतना ही मजबूत तामीर किया जाता था ताकि दुश्मन उस पर कब्जा ना कर सके। किलों की बुलंदोबाला दीवारें ईंट, गारे और मजबूत पत्थरों से बनाई जाती थी और इन दीवारों पर तीर अंदाज मुतय्यन होते थे जो बाहर से आने वाले दुश्मन पर तीरों की बारिश करके इसे लौट जाने पर मजबूर करते थे। जब दुश्मन अपनी फौजें लेकर शहर फतह करने के लिए आते तो उनका वास्ता ऊंची और मजबूत फसीलों से पड़ता जो अहले शहर की हिफाजत करती थी। जब शहर वाले किला बंद होते तो उस शहर का मुहासरा कर लिया जाता। मालूम तारीख में पहला मशहूर मुहासरा ट्रॉय का था जो 1200 कबल मसीह में हुआ। दुनिया में तवील तरीन मुहासरा यूनानी शहर कैंडिया का था जो उस्मानी तुर्कों ने 21 बरस तक जारी रखा। ये मुहासरा तो 21 बरस की सर तोड़ कोशिशों के बाद कामयाब हो गया, लेकिन तारीख में ऐसे कई तवील मुहासरों का जिक्र मिलता है जिनमें अहले शहर ने अपने बुलंद हौसले और तीरों की बारिश से कई गुना ताकतवर दुश्मन को नाकाम लौट जाने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, ताकतवर मुखालिफ से मुकाबले के लिए शहर के हुक्मरान और किले की फसीलों पर तैनात तीरंदाजों का एक पेज पर होना जरूरी समझा जाता था। यह मुमकिन नहीं कि तीरंदाज अपने तीर कमान फेंक दें, शहर के दिफा से इनकार कर दें और फिर भी किला दुश्मन से महफूज रह जाए। अब जमाना बदल गया है, लेकिन इक्तदार की इस जंग के अंदाज वही है। अब हुकूमत जमहूरियत की फसीलों में मजबूत होती है और उसके तर्जुमान तीर अंदाजों की तरह मीडिया के महाज पर हिज़्ब इख्तिलाफ के हमलों का मुकाबला करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क की हालिया सियासी तारीख देखी जाए तो शहर इख्तिदार पर सबसे ज़्यादा हमले मेरे कप्तान ने किए। 2014 में उन्होंने इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया था। यह धरना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पुराने ज़माने में किसी दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून के तीर अंदाजों ने अपने इत्तेहाद और हौसले से मेरे कप्तान के इस मुहासरे को नाकाम बनाया था। नाज़रीन, 9 बरस बाद तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। मेरे कप्तान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इस इत्तेहादी हुकूमत का मुहासरा कर रखा है। रोज़ाना जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और बयानात के जरिए हुकूमती किले की दीवारों में शिगाफ डालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर माहिर हुकूमती निशानाबाज अपने तीर और कमान एक तरफ रखकर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कल रात एक टीवी प्रोग्राम में मेरे छोटे कायद के वजीर खजाना ने इस काबीना के दिफा से इनकार का वो खुद हिस्सा हैं। नाज़रीन, मिफ्ताह इस्माइल की बात आपने सुनी। ये हाल है उस शख्स का जिस पर मेरे छोटे कायद को इंतहाई एतमाद है और जिसकी खातिर मेरे छोटे कायद ने गैरों से ही नहीं बल्कि अपनों से भी बातें सुनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने मिफ्ताह इस्माइल के बारे में क्या कहा था, अब वो सुनिएगा। सुनता हूँ मिफ्ताह इस्माइल साहब को, बड़ा अफसोस होता है जब वो आवाम को कहते हैं जी के बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। मिफ्ताह इस्माइल साहब जरा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएं आप। लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग खुदकुशियाँ कैसे कर रहे हैं, झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के वो तीरंदाज हैं जिनको मेरे छोटे कायद ने किले की हिफाजत सौंप रखी है, लेकिन अमली तौर पर ये पहरेदार न्यूट्रल होकर बैठ गए हैं। यही हाल मुस्लिम लीग नून के शोला बयान तर्जुमान तलाल चौधरी का है जो मुखालिफों पर हमले करने के बजाय मेरे छोटे कायद से अपीलें करने बैठ गए हैं। मैं शहबाज से गुजारिश करता हूं कि सैलाब बहुत बड़ा क्राइसिस है, मगर बिजली के बिल भी सैलाब से भी बड़ा क्राइसिस है इस वक्त। मेरी गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कि लोग कुछ वुज़रा पर सेटिस्फाई नहीं है, वो खुद मामलात को देखें दोबारा। नाज़रीन, ये मेरे छोटे कायद की बदकिस्मती है कि उनके अपने साथ ही उनकी हुकूमत के किले की हिफाजत करने के बजाय उसे हमला आवरों के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। दूसरों की तो बात ही छोड़ें, मेरे छोटे कायद की भतीजी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मैडम साहिबा ने भी हाथ उठा लिए हैं। मैडम साहिबा ने क्या कहा? कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के इन सभी रहनुमाओं की बातों से ये तो पता चल रहा है कि अंदर खाते सब अच्छा नहीं है।
ये ठीक है कि पहरेदार दुश्मन से नहीं मिले, लेकिन अपने किले की दीवारों में होते शिगाफ को भरने में भी दिलचस्पी नहीं रखते। जिन रहनुमाओं की बातें आपने सुनी, उन सब की मेरे छोटे कायद तक रसाई मुश्किल नहीं। वो ये बातें खुद उनको भी जाके बता सकते थे, लेकिन मीडिया करने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरे छोटे कायद की अपनी ही जमात उनसे मुतमिन नहीं है। दूसरी तरफ मेरे कप्तान इतने अक्लमंद जरूर हैं कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में पड़ने वाले इस फूट से फायदा उठा लें। आज मेरे छोटे कायद ने लंदन में अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से 3.25 घंटे की मुलाकात की। इस मुलाकात में नए सिपह सलार की तैनाती और पंजाब में तहरीके अदम एतमाद पर रहनुमाई लेने के साथ साथ शायद उन्होंने अपनी ही जमात की बेरुखी की शिकायत भी की हो। देखते हैं इस मुलाकात के नतीजे नून के हक में निकलते हैं या शीन के हक में या फिर मेरे कप्तान के हक में। लेकिन हुकूमत में पड़ने वाली इस फूट को देखते हुए अवाम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, वजीर खजाना अहम तरीन वजारत होती है। जब हुकूमती जमात खुद अपने वजीर खजाना से मुतमिन नहीं तो अवाम उनसे अच्छी कारकर्दगी की तवक्को कैसे रखें। सवाल नंबर 2, मुल्क को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। मौजूदा मुआशी हालात में काबीना का एक पेज पर ना होना मुल्क के लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। सवाल नंबर 3, ये दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में इस वक्त इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है जिसके सरबराह मेरे छोटे कायद हैं। क्या उनके वजीर खजाना को दीगर काबीना अरकान के दिफा से इनकार करना चाहिए था। सवाल नंबर 4, महंगाई, गुर्बत और सैलाब की बेतहाशा नुकसानात ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। ऐसे में वजीर खजाना ने काबीना में तकसीम का इशारा देकर अक्लमंदी की है या सियासी गलती। सवाल नंबर 5, जब मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत भी मिफ्ताह इस्माइल पर तनकीद कर रही है तो भी वो अपने ओहदे पर कायम है। क्या मेरे छोटे कायद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। सवाल नंबर 6, मिफ्ताह इस्माइल के सभी फैसले सिर्फ अवाम के लिए सख्त साबित हुए हैं। उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। फिर भी मेरे छोटे कायद उन्हें वजीर खजाना बरकरार रखने पर क्यों तुले हुए हैं। सवाल नंबर 7, क्या 13 जमातों के पास कोई भी दूसरा ऐसा शख्स नहीं जो वजीर खजाना का मनसब संभालने की अहलियत रखता हो। सवाल नंबर 8, क्या मुल्क की तबाह हाल मईशत को बचाने के लिए इसहाक डार की वापसी ही वाहिद हल है। सवाल नंबर 9, क्या मैडम साहिबा तलाल चौधरी, आबिद शेर अली और दीगर रहनुमाओं को सिर्फ वजीर खजाना के मामले पर मेरे छोटे कायद से इख्तलाफ है या ये इख्तलाफ दीगर मामलात पर भी है। सवाल नंबर 10, मुस्लिम लीग नून के इन बाहमी इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा मेरे कप्तान को होगा या फिर आसिफ अली जरदारी साहब को। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और लंदन की सूरत हाल सबसे पहले जानेंगे, जहां पे इस वक्त एक बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी है और क्या निकला है उस मुलाकात से, इसकी सारी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ आज सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदुखेल साहब और लंदन में हमारे नुमाइंदे कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कौसर काज़मी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। बड़ी अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है दोनों भाइयों के दरमियान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां पे इकट्ठी है। सर, क्या अंदर की क्या खबरें मिल रही हैं इस मीटिंग के हवाले से? मंसूर, बड़ी तवील मुलाकात थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से 3.5 घंटे पे मुईद थी ये मुलाकात। लेकिन मजे की बात ये है कि ये भाइयों की मुलाकात थी। जो दीगर अफराद थे इनके साथ, ख्वाजा आसिफ और तारिक फातमी, उनकी मुलाकात जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके वहां से जाने के बाद हुई है मियां नवाज शरीफ से। जो हमारे ज़राए हैं, जो मुस्लिम लीग नून के करीबी, उनके मुताबिक आगाज हुआ है इस मुलाकात का। जो सैलाब की तवाकारियां थी पाकिस्तान में, उनको लेकर एक तरह का ब्रीफ किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ को, हालात बताए किस कदर वहाँ पे लोगों की जिंदगियां जो है वो अजाब बनी इस कुदरती आफत से। वो तमाम तरह हालात से मियां नवाज शरीफ को आगाह किया गया। मियां नवाज शरीफ जो मौजूदा हालात हैं, ये भी ज़राए बताते हैं कि महंगाई को लेकर कुछ खाइफ नजर आए जो पॉलिसियां थी। फिर मजबूरियां बताई मियां नवाज शरीफ ने कि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, हर तरह से कोशिश करके मुल्क को दिवालिया होने से सबसे पहले बचाना मकसूद था और उस मकसद में अल्लाह ने हमें बचाया। ये कहना था मियां नवाज शरीफ का, मियां नवाज शरीफ के
रूबरू। दौरान एक गुफ्तगू इंतहाई अहम ज़राए का ये भी कहना है मंसूर कि माजी में बार बार जो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार थे, उनकी कामयाबियों के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ को भी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो डिस्कस करते रहे। ताहम जो मिफ्ता इस्माइल को लेकर खबरें थी कि मियाँ नवाज शरीफ नाराज़ हैं और खुल के गिला करेंगे इस हवाले से हुकूमत वक्त से कि मियाँ जो मिफ्ता इस्माइल हैं वो नाकाम है अब तक, जो मुल्की हालात हैं महंगाई को लेकर खसूसन, उस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। मिफ्ता इस्माइल पे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की गई। अलबत्ता बारहा जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार, उनको लेकर हवाला जरूर देते रहे मियाँ नवाज शरीफ इस मुलाकात में मंसूर। अच्छा कौसर काज़मी साहब, एक और बड़ा अहम इशू जो कम से कम पाकिस्तान में तो डिस्कस हो रहा है, तो चलें यहीं से मैं आपको इसको कम्युनिकेट कर देता हूं, और वो है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, या इमरान खान साहब ने एक जो फॉर्मूला दिया था, क्या इस बारे में भी कोई बातचीत हुई है? देखिए जी, आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई मंसूर इस हवाले से, क्योंकि ये एक तवील मुलाकात थी और खानदान के अफराद इस मुलाकात में मौजूद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तारिक फातमी बहरा और जो ख्वाजा आसिफ हैं वो उनके जाने के बाद जो है उनकी मुलाकात हुई मियाँ नवाज शरीफ से, लेकिन महंगाई और सैलाब की तबाहकारियों पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई है दोनों भाइयों के माबैन। और जारी बात रखता कि अगर मैं लंदन के आपसे अपडेट ले रहा हूं तो ये सवाल ना करूं कि मियां साहब की वापसी का कोई प्लान तरतीब दिया जा रहा है या नहीं, या अभी भी किसी किस्म की कोई आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे? देखिए जी, आज की मुलाकात में इसमें क्या तय पाया कुछ कहना कबल वक्त होगा मंसूर, लेकिन कुछ दिन कबल ये इंतहाई जो बावसूख ज़राए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका ये कहना था कि इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ ने जाना है जी। मुस्तकबिल करीब में आप नहीं कह सकते कि मियाँ नवाज शरीफ की तैयारियां हैं, यानी कि 1 महीने 1.5 महीने में, लेकिन इलेक्शन कबल वक्त होते हैं या टाइम पे होते हैं, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौसर काज़मी। सिर्फ किरमानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर, जिस तरह आपने भी मेरा ये इंट्रो सुना होगा, कई ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो डिवीजन नजर आ रही हैं। मैं चंद आपकी अपनी भी मैंने चंद ट्वीट्स निकाल के देखी, उन ट्वीट्स के अंदर आप भी महंगाई के हवाले से जिक्र करते हैं। आपकी एक ट्वीट में आपने फरमाया महंगाई से मिडिल क्लास और गरीब की कमर टूट चुकी है, इन दोनों तबकात को बड़ी और फौरी रिलीफ की जरूरत है, माने ना माने आपको ये इख्तियार है, हम नेक व बद हुजूर को समझाए देते हैं। इसका मतलब है यानी आपके भी जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छे ख्यालात नहीं लग रहे अपनी ही हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। इसके अलावा भी आपकी चंद और ट्वीट्स हैं जिसमें आपने इस हुकूमत से सवाल किया है, और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी जो हैं वो इस किस्म के सवालात कर रहे हैं अपनी मौजूदा हुकूमत से। तो आसार तो यही लग रहे हैं कि जैसे वाकई तीर अंदाज जो हैं वो किले की हिफाजत करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर साहब। मैं तो सच्ची बात है आपका इंट्रो सुन के घबरा गया। आपका तो इंट्रो सुन के लग रहा था जैसे को तीसरी आलमी जंग खुदा न खास्ता छिड़ने वाली है। खैर नहीं, फिर गुजारिश ये है कि देखिए जो पाकिस्तान के हालात हैं, मुझे ज़रा 1 मिनट अब दीजिएगा कि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जैसे आप फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर या बाहर जो भी एक तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं या शिकायतें उठ रही हैं, वो ये नौबत क्यों आई आखिर? देखिए 2013 में IMF का प्रोग्राम नून लीग ने शुरू किया, जो 2016 में ख़त्म करके हमने खुदा हाफिज़ कह दिया। उसके बाद खान साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने पहले कहा, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जी मैं नहीं जाऊंगा, फिर लेट गए, फिर IMF की शराइत के ऊपर इन्होंने उनसे एक मुआहदे किए और फिर जाते जाते वो बूबी ट्रैप बिछाते हुए इन्होंने उन मुआहदों को तोड़ दिया। नाउ कमिंग बैक, देखिए मंसूर साहब, जो अपोजिशन होती है कहीं की भी, किसी भी मुल्क की जमहूरियत में, वो हमेशा हुकूमत की कमज़ोरियों को हाईलाइट करती है और उसका फ़ायदा उठाती है और उसको कैश कराती है। उसके मुकाबले में हुकूमत के पास क्या होता है, कोई भी हुकूमत हो दुनिया में, उसके पास होता है जिसको एक मुआशी बयानिया बोलते हैं। अब मुसीबत ये आ गई है कि पाकिस्तान में जो मुआशी बयानिया है वो ना हुकूमत के हाथ में रहा है, ना अपोजिशन के हाथ में रहा है, वो IMF के हाथ में चला गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमें IMF के मुआशी बयानिए से कैसे बाहर निकलना है। नवाज शरीफ तो निकल आए थे इस बयानिए से बाहर, यहाँ तो हमें इमरान खान साहब फंसा गए।
तो अब जो हम चूंकि पब्लिक के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, आपने मेरे ट्वीट्स का भी जिक्र किया, मैं तो अपने बिल भी लाइन में जमा होकर जमा कराता हूँ, मैं ग्रोसरी भी अपनी खुद करता हूँ, इसलिए मैं डेवू में भी सफ़र करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि लोग मुझे सवाल करते हैं कि भाई नवाज शरीफ वॉज अ सिंबल ऑफ रिलीफ, नवाज शरीफ ने हमेशा गरीब को रिलीफ दिया है, तो अब क्या ये आपको मसाइल हो रहे हैं? देखें, लोग जो IMF की है ना जो जमा तफरीक, उससे आशना नहीं है कॉमन मैन। कॉमन मैन को ये पता होता है कि जनाब मेरा महीने का बिल आया, पिछले महीने मेरा एक पंखा एक बल्ब जलता था तो 5,000 बिल आया, अब 10,000 आ गया, वो मेरा गिरेबान पकड़ता है। नहीं, लेकिन किरमानी साहब, कदा कलामी की माजरत, लेकिन इस सारी चीज में सर ये सारा बैगेज जो भी आप ये जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का किया धरा था, तो आप लोगों को तो पता था ना, आप लोगों को ऐसी बात तो नहीं है कि कमरे के बाहर रखा गया और आपको सूरत हाल का नहीं पता था कि हालात किधर पहुंचे हुए हैं। इसके बावजूद आपने कमरे में आके इस तख्त को संभालने का फैसला किया, और अब जाहिर बात है अगर आप इसका कह रहे हैं इसका फॉल बैक आप लोगों के ऊपर आ रहा है, ये आपकी चॉइस थी, आज कुछ भी है ये आपकी चॉइस है। अब या तो शहबाज शरीफ साहब नहीं वो डिलीवर कर पा रहे, मिफ्ताह इस्माइल नहीं डिलीवर कर पा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए भी जाहिर बात है सड़क के ऊपर डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है अपनी पार्टी को। आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए मंसूर साहब, दरिया की जो गहराई का अंदाज़ा होता है उसको आप एक गैस वक्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी असल गहराई का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब दरिया में उतरते हैं आप। अब देखिए इस वक्त हमारे सामने, हमें मालूम था कि मुश्किलात हैं, इकॉनमी को का भट्टा बैठ चुका है, मुल्क दिवाली के करीब, लेकिन इतने दिगरगू हालात होंगे हमारे, मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी समझ में है कि हमें नहीं मालूम था। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन अब ये देखिए कि उसके बावजूद भी जो लोग कल तक कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है और बड़े बड़े लोग इस पे दावे कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सूरत हाल नहीं है। मुश्किल हालात हैं, नापसंदीदा फैसले हुए हैं, अवाम को महंगाई तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है, और हम उस महंगाई का, मैं यहाँ दिफा नहीं करूंगा क्योंकि उस महंगाई से मैं भी मुतासिर हूं, हर कॉमन मैन मुतासिर है। इजाजत दीजिएगा, हबीब अकरम साहब, मैं ये समझता हूं कि 2-4 महीने में इंशाल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हबीब अकरम साहब, 2-4 महीने की बात कर रहे हैं आसिफ किरमानी साहब, इमरान खान साहब की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त अब कॉल दे सकते हैं, ज़ेली तंजीमों को कह दिया गया है अलर्ट हो जाएं क्योंकि किसी वक्त भी आपको कॉल दे दी जाएगी इस्लामाबाद के हवाले से। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत के पास इतनी सकत, इतनी सपोर्ट, इतना हौसला है कि 4-5 महीने का ये अरसा गुजार सके? देखिए, इस हुकूमत की कमजोरी कहीं बाहर से वारिद नहीं हुई बल्कि इसके अंदर है। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत ने दुनिया में एक निराला काम यह किया है कि जहां पर तहरीक अदम एतमाद पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत निकाल कर इलेक्शन के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक डिफरेंट काम किया है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को एक मुतबादल हुकूमत पेश करने के तौर पर लिया है। तो लिहाजा पॉलिटिकली जो घोड़ा है वो गाड़ी के पीछे बांध दिया है, तो उसके जो नताइज हैं वो ज़ाहिर हो रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि खुद इस हुकूमत के अंदर, जैसे किरमानी साहब भी फरमा रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब फरमा रहे हैं, फैसलाबाद के शेर अली साहब फरमा रहे हैं, खुद कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें भी छिन के आती हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में भी नाराज हैं पाकिस्तान की और इस हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस से। तो लिहाजा एक तो इस हुकूमत के अंदर यकसुई नहीं है, जो सख्त फैसले हैं वो कर तो लिए गए हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तीसरी इसके अंदर जो खराबी की बात है वो इसके इत्तेहादी है। आप देख लीजिए कि MQM बिगड़ी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एवरी पाउंड ऑफ फ्लैश है वो निकालने के चक्कर में है। अब जिस तरह उन्होंने अपने बहुत सारे जो जिन्हें मुआविनीन खुसूसी हैं उनको हुकूमत में शामिल कर दिया है, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन हारे हुए थे और पीपल्स पार्टी पंजाब या KP से इनको अकोमोडेट करना चाहती है। तो और इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान है वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी, उन्होंने भी अपनी वजारतें ली हैं, उनके नज़दीक भी आइंदा इलेक्शन में अपना डेरा इस्माइल खान के इलाके हैं कि जहाँ पर वो फतूहात हासिल करना चाहते हैं और उनकी भी तवज्जो KP के अंदर है। तो लिहाजा इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को डिफेंस भी नहीं मिल रहा। चौथी बात यह है कि मैं इस बात से बड़ी अदब के साथ इख्तलाफ की जसारत करूँगा आसिफ किरमानी साहब से कि पाकिस्तान के मौशी हालात कोई मिस्ट्री में नहीं है, ये कोई राज नहीं है।
आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अगर कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई रोज़ाना की बुनियाद पे कोई वेबसाइट देख रहा है, चले हफ्तावार ही कोई स्टेट बैंक की वेबसाइट देख ले, हफ्तावार किसी अखबार का जो बिजनेस एडिशन है वो पढ़ ले, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के मौशी मसाइल क्या हैं, उनकी गहराई क्या है और उनको ठीक करने के लिए क्या प्लानिंग है या क्या प्लानिंग हो सकती है और कितना अरसा लगेगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो PDM है और बिलखुसूस इसमें जो मुस्लिम लीग नून है, उसकी जो तजर्बाकारी का इम्प्रेशन था वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है और जितनी नालायकी का तजुर्बाकारी का एक्सप्रेशन तबाह हो गया है। अभी बकर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने एक नुक्ता ये उठाया कि इत्तेहादी भी जो है अब वो लगता है कि नर्वस होना शुरू हो चुके हैं। MQM की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया गया, अपनी ही इत्तेहादी जमात को बहुत सख्त अल्फाज से पुकारा गया। क्या कहा गया MQM की जानिब से, ये तफसीलात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हुकूमती तीरंदाजों की बात हो रही थी कि किले का दिफा करते हैं या नहीं करते। वहीं पे ये जिक्र भी हुआ कि इत्तेहादियों के अंदर भी अब एक नर्वसनेस पाई जाती है। MQM की जानिब से ख्वाजा इज़हारुल हसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार निशाने पर रखा। क्या फरमाया उन्होंने, देखिएगा जरा। आसिफ अली जरदारी साहब, आपसे मुखातिब, स्ट्रीट क्राइम के इतने वाकयात हो रहे हैं, कोई एक SHO आपने मअतल किया, कोई एक SSP आपने मअतल किया, किसी एक DIG को आपने सजा दी है। मुराद अली शाह साहब, मैं आपके कैप्टन के बात कहते, मैं हूँ इस ऑपरेशन का कप्तान, आपकी कप्तानी फेल हो गई है 6 माह से। आप फेल स्टेट के वजीर आला, एक नाकाम सूबे के वजीर आला, ना आपके स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल होते हैं, ना आपके खिलाफ जब्दान कंट्रोल होते हैं, पूरा सूबा तबाह हाल है कराची में। MQM की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक से पहले आसिफ किरमानी साहब ये फरमा रहे थे कि मेरे इंट्रो से ये इंप्रेशन आ रहा है जैसे कोई तीसरी आलमी जंग छिड़ने वाली है, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। इत्तेहादियों के किले के बाहर इमरान खान साहब ललकार रहे हैं, कॉल देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कादिर खान बंदोखेल साहब, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखा है MQM ने। देखिए, MQM की जो बातें हैं वो किसी से डिकी छुपी नहीं है। हमेशा अगर आप 88 को देख ले, हमारे साथ ये इत्तेहादी थे, फिर 93 पे देख लें, उसके बाद हुकूमत पे देख ले, ये हर वक्त हुकूमत में बगैर हुकूमत के ये रह नहीं सकते, क्योंकि आजकल बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है और कराची के 2 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं। इस वजह से अपनी मंजन बेचने के लिए ऐसे बयानात वो दे रहे हैं, जैसे उनको पता भी है भाई अगर हम इतनी बुरे थे तो आपने PTI को क्यों छोड़ा, और आपने से पहले नून लीग को क्यों छोड़ा, आपने से पहले पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ा। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है ये आपको इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नजर आएंगे। जहां इस वक्त मैं आपसे बैठा हूं, मुखातिब हूं बल्दिया टाउन में NA 249 में, या 33 साल इनकी हुकूमत रही है, MNA MPA नाज़मीन सारे थे। लेकिन कादिर साहब ये जो अभी आपने बात कही, कादिर साहब ये जो अभी आपने बात कही कि जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो फिर इनकी गुफ्तगू इस तरह शुरू हो जाती है, तो क्या मैं ये तसव्वुर करूं कि वाकई इलेक्शन करीब आ रहा है जिसकी वजह से ये गुफ्तगू हो रही है? नहीं, बल्दियाती इलेक्शन है मेरे भाई, अभी 16 अक्टूबर को। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, ये 2 हल्कों में, और 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात कराची की हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जियाले खड़े हुए हैं और उनको इंशाल्लाह बल्दिया टाउन के हर गली में जैसे ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त दी, इस तरह बल्दियाती में देंगे। अब चूंकि ये अपनी आदत से मजबूर है पीपल्स पार्टी पे कीचड़ उछालने के लिए, जरा इनसे पूछो, आपने 33 साल यहाँ पे हुकूमत की, यहाँ पे मेयर भी आपका था, आपके वजीर भी आपके थे, आपके सारे MPA मैंने भी आपने क्या किया, कंट्राट बना हुआ है। अब क्योंकि इन बातों से वो चीज करे, अगर सैलाब आए तो इनको ये चाहिए बजाय यहाँ अफरा तफरी करने के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाए हमारे सिंधी भाई पानी में डूबे हुए हैं। आसिफ किरमानी साहब, जो सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे थे, इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद की कॉल दे देते हैं, पिछली दफा 2014 में जब ये कॉल हुई थी और इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, लेकिन नंबर गेम उस वक्त आपके पास थी, आपकी काफी हैवी मेजॉरिटी थी उस वक्त कौमी असेंबली के अंदर, आपकी एक इत्तेहादी हुकूमत नहीं थी। इस मरतबा आपकी पूरी हुकूमत जो है वो सिर्फ 1 या 2 वोटों के बलबूते के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। एक भी इत्तेहादी अगर बीच में से निकल गया तो आपकी हुकूमत को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये करता हूँ मंसूर भाई के इमरान खान साहब ये भी अब शौक़ अपना आखिरी पूरा कर ही लें, और बल्कि हम मुंतज़िर हैं
कि अगर उनको इतनी ही है वो बेहिस और बेरहम हो चुके हैं कि आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा है और वो जलसे पे जलसे कर रहे हैं और अब वो कॉलें देने पे आ रहे हैं, तो आ जाएं कॉल दे दें, फिर जो उन्होंने जो जिन निकालना है वो निकाल लें। यानी लोग सैलाब में डूब रहे हैं, आपको तो पानी में होना चाहिए लोगों के साथ। किस किस्म के आप हमदर्द हैं पाकिस्तान के अवाम के कि आप काल 4 सद्दा जो आधे से ज़्यादा जहाँ इतनी तबाही आई है, डूबा हुआ था, वहाँ जलसे भी कर रहे हो तुम, जाके सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हो। मतलब मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही। हाउएवर हैविंग सेड दैट, आएँ, वो बैठे हुए हैं राना सनाउल्लाह इनका इस्तकबाल करने के लिए, लाएं तशरीफ़, ऐलान क्यों नहीं करते? हर जलसे में कहते हैं कॉल दूंगा, जल्दी दूंगा, भी दे दो अब कॉल। अब हम जो आपने जिन निकालना निकाल लें। जैसे 25 मई को आप भागे थे वहाँ से इस्लामाबाद को आग लगा के, नज़र आतिश करके, तो अब आइए आप तशरीफ़ लाइए और वहाँ राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं आपका इस्तकबाल करने। देखिए मंसूर साहब, इस वक्त आप पाकिस्तान के हालात देखें, ये मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि ये पाकिस्तान को किस तरफ ये साहब ले जाना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब जिनका नाम है, कि अपनी कारकर्दगी पे कोई बात नहीं करनी, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, IMF से गलत मुआहदे करके, वीकर मुआहदे करके इन्होंने मईशत को तबाह किया पकड़ के, हमारे लिए बरूदी सुरंगें बिछा के चले गए। और यहाँ हबीब अकरम साहब एक फरमा रहे थे, मैं बस मैं बड़ा एहतराम करता हूँ हबीब साहब का, कि जी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या इसको कहते हैं इलेक्शन हो जाते हैं, ये कहीं ज़रूरी नहीं होता। हुकूमत की आइनी मुद्दत 5 साल होती है और इमरान खान साहब चूँकि एतमाद खो चुके थे, इसलिए इत्तेहादी हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजल रहमान ने और दीगर जमातों ने एक अपना आइनी जो एक्सरसाइज किया, राइट, उसके बाद हमारे पास ठीक है चॉइस थी कि इलेक्शन, और मैं समझता हूं कि बेहतर होता अगर इलेक्शन करवा दिए जाते, लेकिन अब एक तरफ इलेक्शन करवाते या फिर मुल्क का दिवालिया करवा बैठते। इसलिए हमारी इस वक्त शहबाज शरीफ की सारी तवज्जो और उसकी टीम की इस तरफ है कि पाकिस्तान को कम अज़ कम अब अपने थोड़ा सा चलने के काबिल तो बनाएं, इसको अपने पैरों पे तो खड़ा करें, जो इसको इमरान खान साहब जिस मईशत का बेड़ा गर्क करके गए हैं। बाकी देखें, अब 2 चॉइसेस आपके पास हैं, या तो फिर आप IMF को खुदा हाफिज कह दीजिए, फिर ठीक है जो होगा देखी जाएगी। भाई हमारे गले में IMF का तौक तो इमरान खान डाल के गया, अब जो बयानियां माशी बयानियां है वो ना अपोजिशन के पास है, हुकूमती बयानियां जौन सा है वो तो IMF का बयानिया है। तो या तो फिर आपके पास घर में इतने दाने हो ना कि आप IMF को खुदा हाफिज कह दें, कर्ज की पीनी भी है और बातें भी करनी है, तो हालात मुश्किल हैं। हम महंगाई का दिफा नहीं कर सकते, इजाजत दीजिएगा, लोग परेशान हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ दिन रात लगा हुआ है और ये सैलाब आ गए, उसने हमें काफ़ी इफेक्ट किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और उन्होंने खुद कहा है शहबाज साहब ने और उनकी टीम ने कि आने वाले दिनों में लोगों को बिजली में और उसमें पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा। हबीब अकरम साहब, ये जो भी आसिफ किरमानी साहब ये फरमा रहे हैं, मैंने एक मुआवजना किया था 2014 के साथ, लेकिन इस मरतबा एक तो इत्तेहादी हुकूमत, बहुत सी जमातें इसके अंदर, 70 रुकनी काबीना बन चुकी है, महंगाई 40% रिकॉर्ड की गई, आखिरी जो फिगर सामने आया है, और इसके बावजूद डॉलर की उड़ान। ये सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब के 2014 की कॉल और अगर 2022 की कॉल होती है, किस तरह मुआवजना करेंगे दोनों का? देखिए, इसमें एक जौहरी फर्क है, वो ये है कि 2014 में एक नई हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में बनी थी। 2013 में दरअसल हुकूमत हटाना मकसद नहीं था 2014 में, बल्कि 2013 के इलेक्शन को जाली करार देकर वो सारा मामला किया गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त जो है मामला यह है कि इस गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि एक तो ये इसी पार्लियामेंट को, इस गवर्नमेंट के अपने नैरेटिव में जो कमजोरी है वो ये है कि ये सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है वो इस पार्लियामेंट को जाली करार देती रही हैं। वो ये समझती रही हैं, उनके बयानात और रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान को जिताया गया है। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसको वो पहले जाली करार देती रही हैं और आज उसी पार्लियामेंट का दिफा कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये मामला किसी उसूल का नहीं था, ये मफाद का था। जैसे ही ये पार्टियां हुकूमत में आई, इन्होंने इसी पार्लियामेंट की तकदीस से वाबस्ता तकदीस के नगमे गाना शुरू कर दिए और कहा कि जनाब अब तो इसको मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो लिहाजा एक जौहरी फर्क है 2014 में और 2022 में। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब 2014 में जो हुकूमत पे हमलावर हुए थे, वो दरअसल एक नया इलेक्शन भी उनके पेश नज़र था और उस हुकूमत को गिराना भी पेश नज़र था और ख़ुद हुकूमत में आना भी पेश नज़र था।
इस वक्त जो मामला है, इमरान खान के कैंप्स में आपको ज्यादा क्लैरिटी नजर आ रही है। वो क्लैरिटी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए। इस इलेक्शन से जुड़ी हुई बातें कई, नवंबर में होने वाली तकरीरी कैसे होगी, वो सारी चीजें कैसे होंगी, इलेक्शन कमीशन में चेंज कैसे आएगा, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उनका जो मुतालबा है वो अपनी नोयत में बहुत सादा है कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो पहले जो हुआ वो ये था कि पंजाब की हुकूमत जो थी वो खुद PMLN के पास थी और PMLN ने निहायत सख्ती से इनको रोक लिया था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो इनका सपोर्ट बेस है, जहां से लोगों ने इकट्ठे होकर जाना है, वो KP और पंजाब है, तो लिहाजा इन दोनों जगहों से एक मुआवनत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। तो जाहिर है जब इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने पहुंच जाएं आप सब, एक बड़ा मजमा पहुंच जाता है, तो फिर जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी सख्ती अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम फिर क्या वो वाकई सख्ती कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या उनके इत्तेहादी हबीब साहब आपने पंजाब का जिक्र किया, आप भी लाहौर में ही मौजूद होते हैं। पंजाब के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस वक्त सियासी सर्कल्स के अंदर कि इसकी हुकूमत का भी तख्ता उलटने की एक कोशिश होगी। मुस्लिम लीग नून और इनकी इत्तेहादी जमातें ये कोशिश करने जा रही हैं। ये आपको एक रियलिटी लगती है या आपके ख्याल में ये भी सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा? मुझे भी लगता है कि ये हॉक्स है, क्योंकि मैंने भी जितने लोगों से बात की है, मुझे अब कोई कंक्रीट ऐसी स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं मिल सकी। या तो फिर सब लोगों ने सीने से लगा के रखी हुई है, लेकिन ऐसी कुछ स्कीम ऑफ थिंग्स मुझे नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं, यकीन से कह सकूं कि वाकई पंजाब हुकूमत को गिराया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत को गिराया जाना है, मतलूब वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगाई जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगाना मौजूदा सियासी माहौल में मुमकिन है? ये एक सवालिया निशान है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग जो है वो जनाब परवेज इलाही साहब का साथ छोड़ जाएं या चौधरी शुजात हुसैन से अपनी वफादारियां दोबारा से वाबस्ता कर लें, तो यस इस सूरत में चीजें हो सकती हैं। और तीसरी एक सूरत बड़ी अजीब व गरीब होगी अगर वो हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी अजीब नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आला हो जाए, यानी तहरीक इंसाफ जो है इनके खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेके है। तो लिहाजा ये जो मुझे जितनी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, मुझे इसमें नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत गिरेगी। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत गिराई जाती है मरकज की वजह से, यानी मरकज से ताकत लेके पंजाब की हुकूमत गिराई जाती है, तो दरअसल ये इमरान आपने आइंदा कादिर खान मंदुखेल साहब थे, आप वो भी नहीं डाल पाए। कादिर खान मंदुखेल साहब, एक और जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब की जानिब से आप दोनों इत्तेहादी जमातों के ऊपर आ रहा है वो ये था कि नैब के कवानीन में तरामीम इसलिए करवाई गई थी कि आपके केसेस जो हैं वो माफ़ करवा लिए जाएँ, आपकी जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर जो केसेस हो चुके हैं। इस सिलसिले में राजा परवेज़ अशरफ आपकी जमात से अब तक इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, इसके साथ साथ सलीम मांडवी वाला इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, रुबीना खालिद साहिबा इसका फ़ायदा उठा चुकी हैं। इमरान खान साहब की बात के अंदर फिर वज़न लगता है कि वाकई कवानीन को तब्दील करने से आपकी जमात और मुस्लिम लीग नून को भी इसका फ़ायदा हुआ है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि आप भी अबीब अकरम साहब की तरफ बात करते हो, आपको टेक्निकल चीज़ों को तो पता नहीं है। अबीब अकरम साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब तो क्लियरिटी है, इलेक्शन कराओ। आपको पता है, ये अभी कह रहे थे कि किसी ने पूछा कि सिंध तो पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो फरमा रहे थे कि सिंध का 2 महीने बाद हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। तो आप मुझे बताओ, कोई अकल का अंधा उसको बता दे कि सिंध की 65 कौमी असम्बली की सीटें हैं, अगर आप बाकी 100 पाकिस्तान का कराएंगे तो बगैर सिंध का आप इलेक्टोरल जो प्राइम मिनिस्टरशिप का या काबीना का, वो आप कैसे पूरा करेंगे? वो उसको पता नहीं है। दूसरी बात, आप जो बता रहे हैं कि हमने नेब की कवानीन में की है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो ना गोगा गोगी को हुआ है, क्योंकि गोगा गोगी का करप्शन जो है ना अभी खुलने वाला है। हमने तो जेलें भी काट दिए। डॉक्टर आसिम को 90 डेज में जो रिमांड पे लेगी, आपको पता है अंग्रेज का कानून क्या है 75 साल में, यानी एक आदमी अगर 1000 कत्ल भी करे तो उसकी 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने 9 दिन यानी 3 महीने रिमांड लिया है। उसके बाद आपका खुर्शीद शाह साहब को देखा 2 साल जेल में। आपने देखा आदि फरियाल को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में डाला।
आसिफ अली जरदारी साहब का जहां बैंक सिंध में, जहां मुलजिमान सिंध में, इल्जाम सिंध में और केस चल रहा है पिंडी में। तो मेरे भाई अब ये बताओ फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है अंग्रेज का कि जब आप 14 दिन रिमांड लेंगे, हमने वो तरामीम कर दी, हमने क्या गलत किए जरा आप अपने लीगल एक्सपर्ट से भी पूछे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हमने एक शिकोर डाला है जो नेब वाले झूठे मुकदमा डाल रहे हैं, और फिर उसका भी पाकिस्तान के कानून में एक शिक है, वो है सेक्शन 250 सीआरपीसी। 250 सीआरपीसी का मतलब ये है कि कोई एसएचओ, कोई थानेदार किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करता है, तो अगर वो साबित हो जाता है सेक्शन 249A सीआरपीसी के तहत, तो वो उल्टा एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उल्टा 6 महीने उसकी सजा हो सकती है। हमने क्या गलत की है? सलीम मांडियोवाला के खिलाफ कोई केस नहीं है, रेफरेंस जो झूठा तैयार किया था वो वापस हो गया। फिर हमने इसमें एक और चीज की है कि यहाँ एंटी करप्शन है, या एफआई है, या दूसरे अदारे मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, 1.25 लाख का केस है और वकीलों को दे रहे हैं 40-50 लाख रुपए फीस। फिर मुझे एक और चीज आदमी को पता है जिसके ऊपर टोटल इल्जाम 40 लाख का, 4.5 साल से जेल में है। तो भैया हमने ये कानून बनाया है कि आप 50 करोड़ से कम करप्शन के हो, आप नीचे एंटी करप्शन एफआईओ को दो, 50 से ऊपर आप नेब को दो। फिर आपने नेब के चेयरमैन के जो वीडियो बनाए पीटीआई की हुकूमत में, उसको ब्लैकमेल किए, उसे सारे केस खत्म कराए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा। जब मुझे इजाजत दीजिएगा कादिर खान साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा। आसिफ किरमानी साहब, कादिर मंदुखेल साहब फरा खान का जिक्र कर रहे थे, और इस तरह के जो दीगर करप्शन के चार्जेस हैं जो आपकी हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, इमरान खान साहब की जानिब से, उसके ऊपर एज सच कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, सवाए इसके कि इमरान खान साहब के ऊपर अगले हफ्ते, इस आने वाले हफ्ते के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है तौहीन अदालत के मामले पे। इसके अलावा एज सच कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी अब ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि आखिर इसके ऊपर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई अभी तक। देखिए, जहाँ तक आपने ये ख़ातून फ़रा बीबी का नाम लिया है, इस पे तो इन्होंने केसेस उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दिए पकड़ के। यहाँ मैं एक ज़रूर बात करना चाहूँगा मंदुखेल साहब की बात की कंटिन्यूएशन में, कि देखिए ये नैब कवानीन की आपने बात की है मंसूर साहब, इस पर अदालत कह चुकी है कि नैब को इस्तेमाल किया गया कवानीन को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और जहाँ तक रेफरेंस की वापसी की बात है, इन रेफरेंसेस में था ही कुछ नहीं, ये एक पॉलिटिकल रेफरेंसेस थे, सियासी एक ब्लैकमेलिंग थी जिसके तहत ये किए गए। और ये कहाँ किस कानून में लिखा है कि जी पकड़ के 90 दिन के लिए आप रिमांड पे ले जाएं और बंदे का पता ही ना लगे। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है तहकीकात का, इसकी ज़रूर होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, चाहे वो रिंग रोड केस था, चाहे वो हेलीकॉप्टर केस था, वो पेशावर का बस जो है वो BRT वो केस है, और दीगर केसेस हैं, उनको BRT उनको फॉलो अप करना चाहिए, ताकि पता चले कि जो किन लोगों ने असल में इस मुल्क को लूटा है, जो आज बड़े मासूम बन रहे हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन लोगों को कानून के कटहरे में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए जी। ठीक है। ये हबीब साहब, जिस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए गए मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उस सिलसिले में सवाए इस तौहीन अदालत के मामले के अलावा जो कुछ हद तक संगीन लगता है, फिलहाल फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, इसके अलावा इमरान खान साहब को ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं लगता है? ममनुआ फंडिंग का केस हो या फिर तोशाखाना का केस हो, चंद ऑडियोज भी सामने आई, आप समझते हैं कि आगे चल के इमरान खान साहब के लिए कोई लीगल कम से कम प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है? देखिए, आप ये पहले देखिए कि लीगल प्रॉब्लम जो है आखिर उसका मंतकी अंजाम क्या हो सकता है किसी भी लीगल प्रॉब्लम का। अहम तरीन चीज़ ये है कि लीगल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ होती हैं। तो ये मुझे माफ़ कीजिए ये कहते हुए, उसकी यानी आप देख लीजिए कि माजी में जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो दरअसल मकसद जो है उससे पीछा छुड़ाना होता है। तो आप भुट्टो से शुरू हो जाइए और आज तक चलते आइए। मैं खुद उन लोगों में से हूं जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी इस पर्टिकुलर केस में, यानी वो मामला जिसके तहत उन्हें नाअहल करार दिया गया था, मैं नहीं समझता कि वो इस्तदलाल काबिल कबूल है जो अदालती फैसले में दिया गया है। लेकिन बहरहाल अब वो फैसला हो चुका है। तो इसी तरह आप देखिए कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को भी इसी भेंट चढ़ाया गया था कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा हुआ था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हबीब का, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब आपका, कादिर खान मंदुखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।